स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सबक 2 एक खत। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत अपनी बेटी इंदिरा के नाम। नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930। यानी कि 26 अक्टूबर 1930 को नैनी सेंट्रल जेल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक खत अपनी बेटी को लिखा। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है। जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि तुम्हें अपनी सालगिरह का मतलब होता है पैदाइश के दिन, ठीक है, के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात। ख्वाहिश का जो मतलब है यहाँ पर ख्वाहिशात का दुआएं, यानी कि नेक दुआएं मिलती रहती है। कहते हैं कि तुम्हें अपनी सालगिरह के दिन जो है, यानी कि अपनी पैदाइश के दिन जो है, तोहफे और जो है नेक दुआएं मिलती रहती हैं, ठीक है। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, यानी कि नेक दुआ की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। कहते हैं कि मैं जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ, कुछ नहीं भेज सकता हूँ सिर्फ दुआओं के अलावा, ठीक है। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक दिल से है। नेक जो हमारी दुआएं होती है उनका जो ताल्लुक का मतलब लगाव, उनका जो लगाव होता है वो सीधा दिल से होता है। जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो, जैसे तुम्हें ये सब जो है कोई परी दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती है। यानी कि ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती, यानी कि दुआ को जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती है। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। यानी कि तुम जानती हो कि मुझे नसीहत का मतलब होता है सलाह, जो सलाह बिना मांगे दी जाए उसे नसीहत कहते हैं, ठीक है। करने की कितनी नफरत है, यानी कि मुझे नसीहत करने से बहुत ज्यादा ही नफरत है। मैं किसी को ऐसे ही सलाह नहीं देता हूँ जब तक कोई मांगता नहीं है। जब कभी भी मेरा जी चाहने लगता है कि मैं नसीहत करूँ तो हमेशा जो है उसकी कहानी याद आ जाती है, एक अक्लमंद की कहानी जो उन्होंने कभी पढ़ी होगी, ठीक है, वो याद आ जाती है। और कहते हैं कि शायद तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान है। कोई 1300 बरस गुजरे के मुल्क चीन से एक सयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम हुएनसांग था। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हजारों खतरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब एक वाक़े थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं। यानी कि 1300 साल पहले जो है चीन से जो है एक सयाह बोलते हैं, जो भी इंसान जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं सयाह। इल्म व दानिश, यानी कि इल्म का मतलब होता है मालूमात, ठीक है, और दानिश का मतलब समझ, यानी कि जो मालूमात की समझ, यानी कि जो है वो जो है इल्म हासिल करने और कुछ समझने जो है हिंदुस्तान के बारे में जो है हिंदुस्तान आया। उसका नाम हुएनसांग था। वो शुमाल, यानी कि शुमाल बोलते हैं उत्तर के पहाड़, और रेगिस्तान बोलते हैं जहां पर ऐसा मैदान जिसमें रेत के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। उसे रेगिस्तान का सफर करता हुआ यहाँ पहुंचा। उसे इल्म का, यानी कि उसे मालूमात हासिल करने का बहुत ज्यादा शौक था कि रास्ते में उसे सैकड़ों मुसीबतें, यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा मुसीबतें आई और हजारों खतरों का मुकाबला, यानी कि उसने सामना किया, ठीक है। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। इसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ है। इस शहर को पटना कहते हैं। यानी कि वो जो खुद भी सीखता था और दूसरों को सिखाता था, उसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरता था। और वो जो है ये जो है नालंदा विद्यापीठ जो है पाटलिपुत्र के करीब है, जिसको पटना कहते हैं, ठीक है। हुएनसांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, ठीक है, हत्ता के उसको फाजिल कानून, बुद्ध
मत का खिताब दिया गया। फिर उसने यानी कि ह्वेनसांग जो था पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा काबिल हो गया और जो है उसे जो है फाजिल बोलते हैं, माहिर कानून यानी कि कानून के माहिर का खिताब बोलते हैं, खिताब ये लिखा हुआ खिताब बोलते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी इदारे या सरकार की तरफ से किसी भी इंसान को उसकी खास शख्सियत या खास जो है जो काबिलियत है उसके ऊपर जो है उसको कोई ऐसा नाम या ऐसा तोहफा दिया जाए जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं खिताब। उसने फिर अब हम पढ़ेंगे फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफर किया, इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। यानी कि उसने फिर पूरे हिंदुस्तान का सफर किया। इस अजीमुशान का मतलब होता है बड़ी शान वाला। मुल्क के बाशिंदों का मतलब होता है जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको देखा भाला, उनको जाना पहचाना और उनके बारे में पूरी मालूमात बोलते हैं, जानकारी हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफरनामा लिखा। इसके बाद उसने जो है अपना सफरनामा लिखा। सफरनामा वो बोलते हैं कि उसने वो कैसे कैसे उसने सफर किया और क्या क्या परेशानी उठाए और उसने सफर के दौरान क्या काम किया, कौन सी पढ़ाई की, क्या क्या, उसके बारे में सारी मालूमात जो है सफर के बारे में वो जो लिखा है उसे सफरनामा कहेंगे। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आ रही है। नेहरू जी कहते हैं कि उस किताब में मुझे यानी कि वो कहानी भी शामिल है जो मुझे याद आ रही है। एक शख्स का किस्सा है जुनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया था। यानी कि एक शख्स का किस्सा है कि जो जुनूब बोलते हैं दक्खन, साउथ, ठीक है, यानी कि दक्खन हिंद से शहर करना सोना में आया था। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। यानी कि बिहार में एक सूबा था, उसके आसपास था ये कहीं। ह्वेनसांग ने सफरनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था। यानी कि उसने लिखा कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था। सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था। मशाल बोलते हैं एक बड़ा दिया जिसे, यानी कि एक लकड़ी उसके ऊपर एक बड़ा चिराग जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं मशाल, रखा हुआ मशाल, ठीक है, यानी कि एक लकड़ी और उसके ऊपरी हिस्से पर जो है एक बड़ा सा चिराग जो जलता है, इस टाइप से जो है उसे मशाल बोलते हैं, ठीक है। हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ कर चलता था। यानी कि हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ कर चलता था और इस अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई इससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट न फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सिर पर मशाल लिए फिरता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि जो है मुझे लगता है कि जो है वो अकड़ कर चलता था और अजीब व गरीब यानी कि अनोखे अंदाज से जो है इधर उधर घूमता फिरता था। जब किसी ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या सूरत बना रखी, तो उसने जवाब दिया कि मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा मालूमात, इल्म और समझ है, अकल है मेरे अंदर, मुझे अंदेशा है, मुझे लगता है कि कहीं मेरा पेट न फट जाए। उनकी वो सोचता है कि मेरा जो है पेट न फट जाए, इसलिए जो है मैं अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधे रहता हूँ। और चूंकि तुम सब लोग जो जहालत हो, यानी कि जहालत के अंधेरे में, जहालत के यानी कि जाहिल हो, ठीक है, और तुम्हें किसी बात की कोई जानकारी मालूमात नहीं है और तुम जो है जहालत के अंधेरे में रहते हो, तुम्हें किसी बात की जानकारी नहीं, मुझे सारी जानकारी है, इसलिए मुझे तुम पर तरस आता है और मैं जो है इसलिए हर वक्त अपने सिर पर मशाल लिए फिरता हूँ।